सभी को श्री कुंज बिहारी सी अरदास, सभी को राधे राधे। वेलकम है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग 15 अक्टूबर 2017 में जो यूपी टेट एग्ज़ाम जूनियर लेवल का हुआ था उसमें आए हुए साइंस के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है, अम्ल भी है और विटामिन भी है? तो वो पता है आपको, वो तुम्हारा है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, और जिसे क्या बोलते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से एक फेमस रोग प्रसिद्ध है तुम्हारा स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन आ जाना, स्कर्वी रोग। विटामिन सी किस में पाया जाता है? इसमें नींबू, टमाटर, सब्जी, आलू, अन्य फलों में, जो भी रसेदार फल होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखोगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह ऊतक जो हड्डी अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, मतलब एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, उस ऊतक को स्नायु या लिगामेंट भी बोलते हैं। इसी को लिगामेंट भी बोलते हैं, लिगामेंट। इस ऊतक को लिगामेंट बोला जाता है। और देखो, जो ऊतक पेशी को अस्थि से जोड़ता है, अर्थात जो ऊतक पेशी को अस्थि हड्डी से जोड़ता है उसे कंडरा कहते हैं। ठीक है ना, याद रखोगे। इंग्लिश में इसे टेंडोन बोलते हैं, टेंडोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं वो रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। प्रत्येक एंजाइम अपने एक विशेष पीएच मान के माध्यम से पूर्ण होते हैं। किसके मान से? पॉइसंस द हाइड्रोजन, इसका पूरा नाम है पीएच मान। इसी के ऊपर पदार्थ खट्टा है, कसैला है और क्षारी है, उदासीन है। अगर पीएच का मान कितना होता है? 7 से ऊपर होता है तो क्या होते हैं वो पदार्थ? क्षारी होते हैं। और अगर 7 से नीचे होता है मान तो ये अम्लीय होते हैं। ठीक है ना, ये अम्लीय पदार्थ होते हैं। तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन ही होते हैं। अगला सवाल है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो ऊष्मा का एसआई जो मात्रक होता है वो जूल होता है। एसआई, एसआई का मतलब हुआ इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, जो पद्धतियाँ होती हैं मात्रक की। अब देखो ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है जो दो वस्तुओं के बीच में उनके तापांतरण के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। ठीक है, और स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा ऊष्मा कहलाती। जो स्थानांतरण के समय ही वो जो ऊर्जा होगी उसी को ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है ना, इसे किससे मापते हैं? जूल से। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? अब देखो, नमन कोण जो होता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर वो तो होता है 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। लेकिन अब देखो नमन कोण होता क्या है? पृथ्वी, सुनो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण या नति कोण बोलते हैं। इसी को नति कोण के नाम से भी जाना जाता है, नति कोण भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 अंश। ये कहाँ पर होता है? चुंबकीय ध्रुव पर। और विषुवत तथा भूमध्य, विषुवत या भूमध्य रेखा पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, विषुवत या भूमध्य रेखा पर नमन कोण 90 अंश होता है। ठीक है, याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है, क्यों किया? क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, ध्यान से सुनना, और विद्युत का कुचालक होता है। इसमें जो हीटिंग है ना, हीट वो तो आर पार हो जाती है, लेकिन इसमें जो करंट होती है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट, वो चल नहीं पाती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। विद्युत धारा इसमें नहीं चल पाती, इसमें करंट का शॉर्ट नहीं लगेगा। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है। ये क्या है? ये एक खनिज है। ठीक है, ये एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय व कायांतरित चट्टानों के खंडों के रूप में पाया जाता है। ये कहाँ से पाया जाता है? आग्नेय व
चट्टानों, आग्नेय व कायांतरित चट्टानों के खंडों के रूप में पाया जाता है। इसका कलर कैसा होता है? ये हल्के पीले तथा हरे या काले रंग का होता है। कौन कौन सा रंग होता है इसका? हल्का पीला, हल्का पीला, या फिर हरा, या फिर कैसा? काला रंग इसका होता है। अभ्रक ऊष्मा का तो कुछ सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना। यही गुण होता है इसका, यही गुण होता है कि व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं हम लोग। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन, बॉयलर व जैकेट के आवरण बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत यंत्र तथा उपकरण जैसे कि डायनमो हो गया, आर्मेचर हो गया, ठीक है, हीटर हो गया, टेलीफोन के डायल बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो याद रखोगे, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग में भूतार। ये जो भूतार है ना, इसको ग्राउंड GND भी लिखा होता है इसमें, इस वायर में। इसका निशान देखो, कभी कभी आप इक्विपमेंट खरीदना इलेक्ट्रिक के, उसके नीचे ये सिंबल बना होता है इस तरीके से, है ना। ये GND का निशान है, ग्राउंड कनेक्शन का निशान होता है, ठीक है। तो लिखा है इसका रंग कैसा होता है। जो घरों में वायर होते हैं इसमें भूतार का रंग कैसा होता है? तो देखो, इसका ऑप्शन तो हो जाएगा तुम्हारा हरा। अब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के तार होते हैं। देखो, 3 प्रकार के तार होते हैं, ठीक है। एक विद्युत में, मतलब जिसमें फेस होता है, जिसमें करंट होता है, ठीक है, और यही तुमको मारता है, करंट होता है। दूसरा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इसको गर्म तार भी बोलते हैं, गर्म। इसको ठंडा बोलते हैं, ठीक है, ठंडा बोलते हैं। और ये जो होता है ये ग्राउंड का कनेक्शन होता है, ठीक है। ये हरे रंग का होता है, ये ग्राउंड का होता है, ये ग्राउंड का होता है जो हरे रंग का होता है। और ये जो गर्म तार होता है, गर्म तार सामान्यतः लाल रंग का होता है, ठीक है। और ये जो ठंडा तार होता है, जिसे उदासीन तार भी बोलते हैं, ये काले रंग का होता है। किसका होता है? काले रंग का। और ये किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है, ठीक है ना। तो याद रखोगे, अगर इस किसी भी, जैसे फ्रीज वगैरह, कभी फ्रीज का दरवाज़ा खोलना आप, तो उसके हत्थे में करंट लगता है। जब खोलोगे तो हल्का सा करंट मारेगा आपको। इसका मतलब ये है कि आपकी फ्रिज में ग्राउंड कनेक्शन नहीं है, तो उसको जल्दी से ग्राउंड करवा लीजिए। तो ओवरफ्लो जो करंट होगा वो अर्थ में प्रवेश कर जाएगा और आपको करंट नहीं मारेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? देखिए, सन 1845 में किरचॉफ नाम के जो वैज्ञानिक थे, किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने जटिल परिपथों को हल करने के लिए 2 नियम प्रतिपादित किए। किरचॉफ, जिसे बोलते हैं KVL एक होता है और एक होता है KCL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। तो ये जो किरचॉफ करंट लॉ होता है, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पे है काम करता है? आवेश संरक्षण पर। और इसके बाद में जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो दोनों नियमों को आप याद रखेंगे, ठीक। अगला चलते हैं। लिखा है द्विधारी संख्या। देखिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाइनरी संख्या। कंप्यूटर में आप पढ़े होंगे बाइनरी संख्या। और ये बाइनरी संख्या क्या होती है? 0,1 होती है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है क्या? ऑन, ठीक है। तो ये दो प्रकार की ही होती हैं, 0 और 1। अब द्विधारी संख्या, ये जो बाइनरी संख्या लिखी है, इसके समतुल्य डेसिमल संख्या, मतलब दशमलव संख्या में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है देखेंगे। 1101 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे इसकी संख्या, इधर लिखेंगे संख्या, इधर लिखेंगे इसका स्थानीय मान। देखेंगे इसका स्थानीय मान क्या आएगा। इसकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 1101।
इसका स्थानीय मान क्या आएगा, देखो 2 की पावर, बाइनरी है ना, बाइनरी, टर्नरी, ऑक्टर्नरी, ये संख्या होती हैं 0, 1, 2 और यहाँ से 3। इनको अब सॉल्व करेंगे इसके स्थानीय मान को। देखो 2 की पावर 0 का मान क्या होगा, 2 की पावर 0 जितना आएगा उसका इसमें गुणा करते जाना। तो 1 गुणे 2 की पावर कितनी 0, प्लस इसमें क्या करेंगे 0 गुणे 2 की पावर कितनी 1, प्लस इसमें गुणा करेंगे 1 गुणे 2 की पावर कितनी 2, प्लस इसमें गुणा करेंगे 1 गुणे 2 की पावर कितनी 3। इनको करेंगे हम लोग क्या सॉल्व। देखो 2 की पावर 3 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 2 की पावर 2 का मान 2 दूनी 4, इसका मान क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 1। 8 4 कितने हुए 12 और 1 13, तो ये किसका है 13। डेसिमल संख्या में इसको 13 लिख सकते हैं। इनको याद रखना, ये परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, यूपीटीटी परीक्षा में, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है रेशम पालन क्या कहलाता है। तो अभी ये पीछे ही क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे, पिछले वाले पेपर में भी आया था ये, सेरीकल्चर क्या कहलाता है। ये सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम पालन होता है। रेशम के कीट को पाला जाता है, किसके, सहसूत के पेड़ के ऊपर पाला जाता है ना। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। भारत का रेशम उत्पादन विश्व में 5वां स्थान है। रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, 5वां स्थान है भारत में है। ठीक है, भारत का है, याद रखेंगे सभी लोग। आगे देखिए, भारत में रेशम कीट, अब ये आ ही गया है तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। भारत में रेशम कीट की 4 जातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, 4 जातियां पाई जाती हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। देखो पहला है बॉम्बिक्स मोराई, जैसी सहसूत का रेशम कीट बोलते हैं। एंथेरिया पैफिया, जिसे टसर रेशम कीट बोलते हैं। और अगला तीसरा है फ्लोसामिया रिसिनी, ऐसी रेशम कीट बोलते हैं इसे, ऐसी रेशम कीट। फिर इंथीरिया असामा, ठीक है, मूगा रेशम कीट बोलते हैं। ये 4 प्रकार की जो प्रजातियां हैं रेशम कीटों की, ये अपने भारत में पाली जाती हैं। ठीक है ना, तो याद रहेगा, इसके क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है ये तुम्हारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है निम्न में से किसकी परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो भैया इसमें सभी की परमाणुओं की संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। तो परमाणुओं की संख्या का सूत्र क्या होगा, स्मॉल एन बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु भार। ठीक है, तो इसमें कितना है 16/16 बराबर कितना 1, n बराबर 1। चलो देखो, अब निकालेंगे किसमें, पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं, N2 का परमाणु भार बराबर क्या होगा 2 गुणे कितना 14 बराबर, ये 2 है ना अणु, और इसका परमाणु भार कितना है 14, तो कितना आ गया 28। तो स्मॉल एन बराबर निकालेंगे, देखो स्मॉल एन बराबर 16 बटे कितना 28 बराबर कितना है 0.57। N2 का पहले उठा लिया। ठीक है, अब O2 का देखो, O2 का परमाणु भार बराबर 2 गुणे 16 बराबर कितना आया 32। अब स्मॉल एन बराबर इससे निकालो, 16/32 बराबर कितना है 1/2 बराबर 0.5 आ गया। ठीक है, अगला देखो CO2 का परमाणु भार, CO2 का परमाणु भार बराबर 12 प्लस 2 गुणे 16 बराबर कितना आ गया 44। इसमें स्मॉल एन निकालेंगे कितना 16/44 बराबर 0.36। ठीक है, अब
CH4 का परमाणु भार बराबर 12 + 1 इंटू 16 बराबर कितना आया, सॉरी 4, ठीक है, बराबर कितना आया 16। ठीक, तो n बराबर कितना हो गया 16/16 बराबर 1। अब इनको क्रम से लिखेंगे, क्योंकि CH4 और N2 फिर इससे बड़ा इससे छोटा CO2 फिर इससे छोटा O2 और ये CO2। ठीक, तो इसमें से ये आंसर आ जाएगा, वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो CH4 है कि 16 ग्राम परमाणु, इसमें जो है परमाणुओं की संख्या होगी अधिकतम। आ गई ना बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है प्रयोगशाला में एथिलीन तथा एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है। तो जो प्रयोगशाला में एसिटिलीन तथा एसिथिलीन, ठीक है, के टाइन जो इसको जो है टायलॉन अभिकर्मक के द्वारा विभेदित किया जा सकता है। और टायलॉन जो अभिकर्मक है इसी को बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन। क्या बोलते हैं, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन, इसी के नाम से इसको टायलॉन अभिकर्मक को जाना जाता है। ठीक है ना। अब एसिटिलीन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलियम टायलॉन अभिकर्मक के साथ में सिल्वर एसिटिलीन मतलब Ag2CO2 का सफ़ेद अवक्षेप बनाती है, जबकि एसिटिलीन टायलॉन अभिकर्मक के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता है। चलो इनकी रिएक्शन बताते हैं आपको। CH ट्रिपल बॉन्ड कितना CH + 2AgNO3 + 2NH4OH। ठीक है, ये रिएक्शन होगी अब AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg + 2NH4 और NO3, इसी को बोलते हैं सिल्वर एसिटिलाइड। लिख देते हैं इसका नाम सिल्वर एसिटिलाइड। ठीक है, और प्लस क्या जोड़ेंगे 2H2O। इसी ये जो प्राप्त होगा ये सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। आगे क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 + 2AgNO3, ठीक है, + 2NH4OH। इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, C नंबर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। तो देखो सबसे तो हमें एक एक करके देखना होगा। देखो माना OF2 में ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन O की ऑक्सीकरण X है, ऑक्सीकरण जो संख्या है
वो क्या है, x मान लेते हैं, है ना, तो है, और f की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितनी, -1, ठीक है, -1। तो OF2 इजिकल टू क्या होगी, x प्लस माइनस का 1 इंटू कितना 2 बराबर किसके, 0 के। तो x बराबर कितना आ गया, -2 इजकल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया भैया, 2 आ गया, वो भी प्लस का, ठीक है। अतः लिख सकते हो, अतः OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितनी, प्लस का 2, ठीक है ना, हो गया ये ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अरे भैया टिक तो लगा लेते हैं इसमें, OF2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो प्राकृतिक रबड़ एक एकल होता है ना, एक एकल होता है, किसका होता है ये प्राकृतिक रबड़ एकल, ये होता है आइसोप्रीन का होता है, किसका होता है, आइसोप्रीन जो है होती है, ये प्राकृतिक रबड़ कहलाती है। इसका जो गुण अणुसूत्र होता है वो होता है C2 इजिकल टू CCS3 और CH इजिकल टू कितना, CH2, ठीक है। इसके संकलन बहुलक है का 1 और 4, ये कैसा है, संकलन बहुलक है ना, बहुलक है, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ कुछ विशिष्ट जातियों के पौधों से निकाले जाते हैं, जैसे से निकले होते हैं, जिसको जो है उससे, ये जो प्राकृतिक पौधे होते हैं उन से जिससे निकाले जाते हैं उनको बोलते हैं निकले लैटेक्स बोलते हैं, उनको लैटेक्स बोलते हैं, ये LATEX लैटेक्स से निकाले जाते हैं, ठीक है। इसे शुद्ध प्राकृतिक रबड़ व मृदु और टूलेखी भी बोलते हैं। रबड़ को उपयोगी बनाने के लिए उसको सल्फर के साथ में गर्म कर देते हैं। ये जो प्योर रबड़ होता है शुद्ध, उसको उपयोगी बनाने के लिए किसके साथ गर्म करते हैं, सल्फर के साथ में गर्म कर देते हैं, ठीक। तो याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है, तो सर्वाधिक जो क्वथनांक वाला यौगिक है सर्वाधिक, वो है N पेंटेन होता है, ठीक है। N पेंटेनों के क्वथनांक अणु के परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। N एल्केनों के क्वथनांक उनके अवयवी शाखित श्रृंखला एल्केनों के क्वथनांकों से ऊंचे होते हैं, तथा अणु में शाखाओं की संख्या बढ़ने के साथ क्वथनांक घटते हैं, जैसे कि ब्यूटेन और पेंटेन के सम अवयवी के क्वथनांकों का क्रम। देखो जरा, क्वथनांक एन ब्यूटेन का जो डिग्री टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइसोब्यूटेन का होता है -12 डिग्री सेंटीग्रेड। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन तथा न्यूपेंटेन, इसका होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इसके बाद 28 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इसके बाद 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, अब देखो लिखा है एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 4n+2। अब ये कैसे होगी, तो देखो जरा, सभी जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, ठीक है, उनके अणुओं में कितना, उनके अणुओं में 4π-2 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह नियम जो है, यह नियम हकल का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है, हकल के नियम से है ये,
नियम कहलाता है। ठीक है, जहाँ ये n बराबर ना 2 पाई नहीं है 2n है ना, ये तुम्हारा 4n-2 है। ठीक है, इसे हकल का नियम बोलेंगे। जहाँ n का मान होगा 0, 1, 2, 3, डॉट 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 डॉट, ठीक है, आदि होता है। कोई पूर्णांक, उदाहरण के लिए बेंजीन में स्थापित 6 विस्थापित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बेंजीन में 6 विस्थापित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेंजीन। ठीक है, जो 4n+2 के नियम के अनुसार एरोफेटिक लक्षण प्रदर्शित करने के लिए अणु द्वारा हकल का नियम का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे बेंजीन, तो बेंजीन देखो कैसे बनता है, ये तुम्हारा है बेंजीन, ये इसे बोलते हैं, तो ये तुम्हारा है बेंजीन। अब इसमें देखो क्या है, 4n+2 = 6 पाई हो गया, इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन है, तो 4n = 6 - 2, तो n = कितना 4, 4n = कितना हो जाएगा 4, तो n = कितना हो जाएगा 4/4 = कितना 1 हो गया। ठीक है, अतः बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, अतः बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक। अगला क्वेश्चन लिखा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई। तो ये आप सभी लोग जानते हो, कक्षा 8 में पढ़ोगे, परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। ठीक है, तो देखो परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में, परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक कौन थे, ऑर्नेस्टेड, इनका पूरा नाम क्या था, ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रों पर अल्फा कणों की बमबारी का प्रयोग किया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में, परमाणु के जो परमाणु का केंद्र होता है उसमें स्थित संचित रहता है, जिसे परमाणु का क्या बोलते थे, इसे नाभिक बोलते थे। ठीक है, परमाणु का इसे नाभिक बोलते थे। ठीक, अब रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु में नाभिक की खोज की गई। इसी परमाणु में, इसके कारण परमाणु में नाभिक की खोज की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग में उनके अवयवी पदार्थ का संगठन और गुण एक समान होते हैं, उसे समांगी मिश्रण बोलते हैं। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इस प्रकार के मिश्रण के अवयवों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। किसको, समांगी मिश्रण को। ठीक है, जबकि चीनी व घोल, चीनी का जल में घुलना, पीतल, कांसा आदि ये समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। हवा, गैस समांगी मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। जबकि दूध में कौन कौन से तत्व मिले होते हैं, जल, प्रोटीन और वसा का मिश्रण होता है। रक्त, धुआं, जेली, बादल, अमरूद और मिट्टी आदि ये विषमांगी मिश्रण है, मतलब इनको मिलाने पर ये दिखे। देखो समांगी मिश्रण और ये विषमांगी मिश्रण, देखो जरा समांगी मिश्रण में क्या, हम ये देखो इसमें ये पॉइंट रख रहे हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ पता चल रहा है क्योंकि ये एक ही कलर है। अब विषमांगी मिश्रण में क्या हुआ, ये थोड़ा इधर रख दिया, ये अब दूसरा पॉइंट ये ले लिया। अब देखो इसमें विषमांगी में जितने भी पॉइंट हम मिला रहे हैं ये सब अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये सब अलग अलग कलर तुमको दिख रहे हैं। ठीक है, ये तो इनको बोलते हैं विषमांगी, जिनको खुली आंखों से देखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण, मांगी मिश्रण, और जिनको इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता या जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। आ गई ना बात समझ में। तो क्योंकि इनके कणों के गुण जो है होते हैं कैसे होते हैं, समान नहीं होते हैं विषमांगी मिश्रण के। ठीक है,
अतः इन कणों के अवयवों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसको विषमांगी में, अब देखो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हवा। हवा क्या है, विषमांगी मिश्रण नहीं है, ये समांगी मिश्रण है। इसमें कोई गैस मिला दोगे तो दिखेगा नहीं, ठीक है। दूध में कुछ भी मिलाओगे, जेली में कुछ भी मिलाओगे, धुएं में कुछ भी मिलाओगे, वो साफ साफ दिखेगा। आगे ना बात समझ में। चलो मिलते हैं, अब करते हैं अगला क्वेश्चन है प्रोटिस्टा। जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं, ठीक है। ये होते हैं, कैसे होते हैं, ये जो होते हैं तुम्हारे एक कोष की या यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले सभी जीव एक कोष की, इनको बोलते हैं क्या, एक कोष की यूकैरियोटिक जीव जगत में रखे जाते हैं। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, पूर्ण विकसित केंद्रक, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी या स्वपोषी सभी प्रकार के हो सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों से अंकुरण किससे संबंध रखता है। तो ये तुम्हारा रखता है फाइटोक्रोम। कौन होता है, फाइटोक्रोम वर्णक बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। ये बीजों के अंकुरण में सहायक होता है, बीजों के अंकुरण में सहायक होता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है, ये जो क्लोरोफिल होता है उसका संश्लेषण करता है, यह बीज के बढ़ने तथा उसके विकास होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलो अगला सवाल देखो, बीजों में जरायुज विवोपेरस अंकुरण होता है। कैसा होता है, राइजोफोरा। ये क्या होता है, राइजोफोरा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। ये कौन है तुम्हारा, जल। ये मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत तुम्हारा जल होता है। जल आश्रित अवस्था उत्तेजित इलेक्ट्रॉन व जल के अणुओं द्वारा हाइड्रोजन प्लस तथा हाइड्रोक्सिल OH माइनस में विघटित हो जाते हैं, ठीक है ना। OH माइनस में और H प्लस में विकसित होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में उसके थक्का बनने को रोकता है। तो वो कौन होता है, वो होता है हैपायरिन, ठीक है। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त की ब्लोटिंग करने के लिए ये रोकता है, इसे क्या बोलते हैं, हैपायरिन, ठीक है, हैपायरिन। और लाल रक्त कणिकाओं में लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है, आप जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। प्रतिरक्षा, प्रतिजन तथा विशिष्ट प्रकार के ये प्रोटीन है, ठीक है। और एंटीजन, प्रतिजन जिसे बोलते हैं एंटीजन, प्रतिजन लाल रक्त कोशिकाओं की कला में प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस में पाई जाती हैं। तो जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं वो अन्नाशय में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, अन्नाशय में। अन्नाशय में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह बिखरे होते हैं, जिसे लैंगरहैंस द्वीप बोलते हैं, ठीक है। लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका में इंसुलिन का स्रावण होता है। ये यकृत में ग्लूकोज तथा ग्लाइकोजन के रूप में संचय करने में काम कर आती हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है,
लिखा हुआ है यदि P और F और A क्रमशः दाब बल क्षेत्रफल को प्रदर्शित करें तो फार्मूला क्या होगा। देखो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल को किससे डिनोट करेंगे, P से, F को फोर्स से और क्षेत्रफल को A से। तो ये देखो फार्मूला P=F/A कहाँ मैच कर रहा है, डी नंबर। ठीक है, आंसर इज डी नंबर। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन लिखा है यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाता है तो उस पर कार्यरत बल की गणना करो। तो इस पर बल की गणना करनी है हमको। तो देखो जरा, T बराबर कितने सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, T बराबर 5 सेकंड। फिर दूसरा है P1, पहला संवेग कितना, 10 मात्रक। इसका मात्रक, इसका जो है जो संवेग का मात्रक होगा वो होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और दूसरा संवेग कितना है, 10 से कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब इसमें फोर्स ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो F बराबर फार्मूला क्या होता है, F बराबर P2 माइनस P1 संवेग बटे क्या, समय बटे T। तो P2 का वैल्यू कितना है, 25 माइनस P1 का वैल्यू कितना है, 10, T का मान कितना है, 5। घटा दो, इसमें कितना आ गया, 15/5 बराबर भाग कर दो 3 न्यूटन। ठीक है, 3 न्यूटन आ गया। अगला सवाल, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है। तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है ना। लैम्डा बराबर क्या होगी, लैम्डा बराबर कितना है, 2 × 50 बराबर कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन कंपैरिजन एंड रिलीफ इजकल टू कितनी है, 50 सेंटीमीटर। इसकी आधी कर दो और इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यदि पानी का कांच के परम अपवर्तनांक मतलब के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। तो देखो ए पानी, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे लिखो इसको ANG करके, ANG, सॉरी वाटर पानी है ना, तो इसे लिख लेंगे W बराबर कितना, 4/3। फिर अब लिखा है और इसके कांच के सापेक्ष 3/2, तो ANG बराबर कितना, 3/2। अब चूंकि पानी की सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर कितना, ANG/ANW बराबर 3/2 और इनके बटे कितना, 4/3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं जरा। 3/2 इंटू कितना, 3/4 कितना हो जाएगा, 9/4 दूनी 8। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो भैया पेट्रोलियम का अवयव कौन सा नहीं है, देखो
पेट्रोलियम जो होता है, ये पेट्रोलियम जो होता है हाइड्रोकार्बन्स और ईंधनों का एक प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। और पेट्रोलियम, कैरोसिन, डीजल इत्यादि उपयोगी व महत्वपूर्ण ईंधन पेट्रोलियम से ही प्राप्त किए जाते होते हैं, ठीक है। पेट्रोल हो गया, कैरोसिन और डीजल तीनों, ठीक। और इसमें सबसे लास्ट में जो बचता है उसे बिटुमिन बोलते हैं, जिसका कि आजकल उपयोग कर रहे हैं सड़क बनाने में, डामर की जगह पर बिटुमिन का उपयोग कर रहे हैं। ईंधन के अतिरिक्त पेट्रोलियम से कई उपयोगी विलायक, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, कोल तार, प्राकृतिक गैस व अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न प्रकार की कई रासायनिक पदार्थों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। कोक हो गया, कोक पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। जो कोक होता है ये पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो गया बी। यह एक कठोर काला सांद्रण होता है, ये कठोर काला सांद्रण होता है जो कोयले के अनॉक्सी दहन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है जिसका उपयोग इस्पात के निर्माण या कई धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है यदि धातु M अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, ठीक है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करके या काले रंग का यौगिक बनाता है, तो M की पहचान कीजिए। तो जो M होगा ना वो तुम्हारा होगा कॉपर। क्या होगा? कॉपर। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर आपको बिल्कुल जरा से भी इम्पोर्टेंट सेशन लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक ये पहुंच सके। सभी को राधे राधे।